हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सेल्फ स्टडी फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th, जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। जब सिलेबस चेंज हो गया है तो ए से 6 बन गया है। ठीक है, इसमें हम नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बात करेंगे कि हमारे बॉडी में किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और एक आवश्यक सूचना, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसको शेयर भी कर दें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है नियंत्रण। आखिर नियंत्रण है क्या, है ना। नियंत्रण कहते किसको हैं? तो पहला जो पॉइंट है कि जीवों में होने वाला समन्वय को स्थापित करने वाले व्यवस्था को नियंत्रण कहते हैं। मतलब जो समन्वय हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? समन्वय हो रहा है। जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को पैर में है सो कांटा है से चुभ गया है, तो हमारा हाथ फटाक से क्या होता है, वहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये नियंत्रण हो गया। तो उसको स्थापित करने वाले समन्वय को क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। अब समझते हैं समन्वय के बारे में कि आखिर समन्वय है क्या। जीवों में अनेक प्रकार के जैव प्रक्रम होते हैं ना। हम इसके पहले चैप्टर में बताया जैव प्रक्रम के बारे में। तो इन सभी के बीच जो तालमेल होता है ना, इन सभी के बीच में क्या हो रहा है? एक तालमेल बैठा हुआ है। ठीक है, कि अगर चोट लगेगा तो उसका सूचना मस्तिष्क जाएगा, मच्छर काटेगा तो हमारा हाथ वहाँ पे चला जाएगा। तो ये तालमेल है। ठीक है, यदि आँख में कुछ पड़ रहा है तो पलक ऐसे अचानक ऐसे झपक लेगा, तो ये सब क्या है? तालमेल है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? समन्वय बोलते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्या है, जीवों में क्रियाएं वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है जो भी क्रिया हो रहा है ना, वो वृद्धि से संबंधित नहीं होती। जैसे दौड़ता है वह कुत्ता है, कोई कुत्ता है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि कुत्ता है दौड़ रहा है, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वह वृद्धि कर रहा है। समझ में आ रहा है? झूले में खेलता हो बच्चा, यदि कोई बच्चा झूले में खेल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वह वृद्धि कर रहा है। जो भी इस वक्त क्रिया हो रहा है, लेकिन इसको हम वृद्धि से संबंधित नहीं मानेंगे। तो एक जानवर देखते होंगे कि बैठी रहती है जुगाली करती हुई, भैंस, गाय हो या भैंस हो, वह अपना मुंह क्या करती है? चलाते रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि वह वृद्धि कर रहा है। ठीक है, वो अपना क्रिया कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं, उसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उसको हम वृद्धि नहीं कहेंगे। ठीक, अब समझते हैं उद्दीपन क्या होता है। स्टिमुलस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, वो उद्दीपन हो गया। मतलब को पर्यावरण में कुछ परिवर्तन हुआ और उसके अनुसार हम क्या किए? अपने आप को ढाल लिए, वो हमारा क्या हो गया? उद्दीपन। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है? प्रकाश है ना। जैसे फिगर समझ सकते हैं, अचानक देखते हैं कि आँख पर प्रकाश आ रही है, हमारा जो हाथ है वो क्या होता है? हमारा हाथ बहुत जल्दी आगे आता है, आँख के सामने आ जाता है, ताकि ऐसे आँख का जो रोशनी है वो हमारे चेहरे पर नहीं पड़े। ठीक है, और जैसे ऊष्मा है, क्या है? ऊष्मा है। तो जब ठंडा के मौसम में देखते हैं तो ऐसे हम इसके संपर्क में आ जाते हैं ताकि हमको ऐसे गर्मी का एहसास हो, है ना। समझ में आ रहा है? ध्वनि जब बहुत तेज़ों से ध्वनि आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अपना जो कान है वो बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। सुगंध है, जैसे अगरबत्ती जल रहा है ना, या किसी फूल का सुगंध है, तो देखते होंगे कि बहुत ही अच्छा ऐसे फील आता है, तो नाक ऐसे उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। तो इस सारे को क्या बोलते हैं? उद्दीपन। मतलब जो परिवर्तन होता है हमारे पर्यावरण में, उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अनुक्रिया क्या होता है। अनुक्रिया, रिस्पॉन्स इसको कह सकते हैं।
ये दो तरह के होता है। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है? ऐच्छिक। ऐच्छिक माने इच्छा से काम करने वाला, मतलब वैसी क्रिया जिसे हम अपनी इच्छा से नियंत्रण कर सकते हैं वो क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया होता है। जैसे लिखना, तो अब मन करेगा तो लिखेंगे, नहीं मन कर नहीं लिखेंगे। खाना है तो खाने का मन करेगा खाएंगे, नहीं खाना हुआ तो नहीं। दौड़ना है तो दौड़ सकते हैं, रुकना है तो रुक जाएंगे। तो क्या हो गया? अपनी इच्छा से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐच्छिक, जिसका हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और अनैच्छिक क्रिया जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसी क्रिया जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे फिगर दिख रहा है, ये धड़कन है, ये धड़क रहा है, इसको हम बोलेंगे रुक जा तो रुकेगा नहीं, अपने ही काम कर रहा है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इसे ऐसी क्रिया बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। इसको पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित करते हैं। पश्च मस्तिष्क पढ़ेंगे आगे, वो इसे नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे दिल का धड़कना हो गया, पाचन। अब बोलेंगे पाचन नहीं होगा तो नुकसान है ना जी हमारे शरीर के लिए। श्वसन हो गया, लार जब आना है तो हम लार को रोक सकते हैं, हम चाहेंगे कि लार रुक जा, रुकेगा नहीं रुकेगा। तो वैसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और वैसी क्रियाएं जो क्या है हमारे नियंत्रण में है उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया, अभी क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया समझते हैं। पॉइंट है, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब से कुछ अचानक कुछ हुआ, जैसे मान लिया मच्छर काट लिया तो हमारा हाथ बिना किसी को सूचना दिए फटाक से हमारा हाथ वहाँ पर पहुँच जाता है, या पैर में कांटा चुभ जाता है तो देखते हैं बहुत जल्दी हमारा हाथ पहुँच जाता है। तो ऐसी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो बहुत तेज़ी से काम करती है, ठीक है। ऐसी क्रियाओं को हम मेरु रज्जु से नियंत्रित करते हैं। कहाँ से? मेरु रज्जु से नियंत्रित करते हैं। इसे अपनी सोच से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम सोचेंगे कि नहीं ऐसे हमारा हाथ नहीं जाए तो ऐसा संभव नहीं है, वो हाथ वहाँ पे जाएगा तो जाएगा, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि गर्म वस्तु को छूने पर अचानक हाथ का तो हटाना। वैसे मान लो अचानक मेरा हाथ चला गया हम तो आग के पास पहुँच गए तो मैं हम अपने हाथ को क्या करेंगे? हटा लेंगे, ठीक है। सुई चुभ जाएगा, कांटा चुभेगा तो अचानक आँख पर प्रकाश पड़ रहा अचानक हाथ पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आँख के आगे हाथ नहीं डालेंगे। तो जो क्रियाएं अचानक होती है ना किसी उद्दीपन के प्रति, ठीक है, वो होता है क्या? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अब समझते हैं ग्राही अंग। ग्राही अंग माने संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रिय जिसको कहते हैं। हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, उसी के बारे में समझेंगे। पहला है, हमारे वातावरण में हो रहे अनेक प्रकार के उद्दीपनों को या सूचनाओं को प्राप्त करने की विशेष प्रकार की संरचना बनाई गई है जिसे हम ग्राही अंग कहते हैं। जैसे क्या? जैसे कान हो गया जो सुनने का काम करता है, नाक है वो सूंघने का काम करता है, जीवा चखने का काम करता है, त्वचा ठंडा हो गर्मी हो उसका महसूस दिलाता है, आँख देखने का काम करता है। तो ये सारे क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं जो स्पेशल हमारे बॉडी के लिए बनाया गया है। अब समझते हैं पहला, रस संवेदी ग्राही क्या होता है? यह प्रायः जिह्वा या मुंह में उपस्थित होता है जो स्वाद का पता लगाता है ना। जिह्वा क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है, उससे बोलते हैं रस संवेदी क्या? ग्राही, है ना। देख फिगर दिख रहा है यहाँ से आराम से, वो क्या है? जीभ है जिसकी सहायता से हम मीठा हो या तीता हो, खट्टा हो, कड़वा हो सब महसूस करते हैं ना। आगे है घ्राण। घ्राण माने सुगंध, जो हमारे नाक से रिलेटेड है। माने यह प्रायः नाक में पाया जाता है जो गंध का पता लगाता है। किसका पता? गंध, ठीक है, नाक के द्वारा। प्रकाश ग्राही यह है सो आँख में पाया जाता है जो देखने का कार्य करता है। किसके लिए? देखने का। अब आँख है क्या करता है? देखने का काम करता है, सिंपल सा बात है। हमें अगरबत्ती का सुगंध घ्राण ग्राही तंत्र के नाक में होता है। इसे मतलब हमारा क्या होता है? नाक में होता है, एक घ्राण ग्राही होता है, ठीक है। ये फिगर के माध्यम से ये देखो, ये हमारा नाक है, ये हमारा क्या है? घ्राण ग्राही है, ठीक है। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अगरबत्ती हो या किसी पुष्प का सुगंध हो वो हमसे उसके बारे में फील हो जाता है कि हाँ ये घ्राण ग्राही है, ठीक है। मतलब ये फूल का सुगंध है या अगरबत्ती का सुगंध है ना। उसके बाद है ध्वनि ग्राही।
ध्वनि माने कान से, जो मतलब आवाज़ से संबंधित है, ये कान में पाया जाता है और ये सुनने का कार्य करता है ना। जो ध्वनि से संबंधित कान है ना। ताप या उष्माग्राही त्वचा से संबंधित है ना। जो सर्दी हो या गर्मी हो उसका अनुभव करवाता है ना। ये त्वचा दिख रहा है, ये त्वचा से संबंधित है। ठीक है, तब इस प्रकार से फिगर के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब समझते हैं प्रतिवर्ती चाप के बारे में। आखिर प्रतिवर्ती चाप होता क्या है। वह प्रक्रम जो आगम संकेतों को पता लगाने, जो आने वाला संकेत उसको पता लगाने और तुरंत से उस पर क्रिया करने का कार्य करता है, जो अतिशीघ्र पूरा हो जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब एक रास्ता होता, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, एक रास्ता जिसमें से जो संक्षमानक कांटा चूहा तो जिस रास्ता से आ रहा है और उस रास्ता में जो क्रिया हो रहा है उसके बारे में पता लगाता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्रिया करने में जो मदद करता है वो क्या कहता है, प्रतिवर्ती चाप होता है। क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप के संकेत जिस पथ पर जाते हैं उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस रास्ता से प्रतिवर्ती क्रिया, से कांटा चूहा तो कांटा चूहा तो उसका एहसास होगा ना जी, तो जिस रास्ता से जाएगा, ठीक है, उसी रास्ता को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। कोई दिक्कत, जैसे मैं यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना। जैसे मान लिया जाए कि एक हमारा एक कप है और यहाँ से क्या होगा, इसका जो गर्मी है इसको फीलिंग हुआ, क्या होगा, अब ये यहाँ से इस रास्ता से जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इस रास्ता से जाएगा और इसका सूचना है से फटाक से कहाँ गया, मस्तिष्क तक। वापस से क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया और इसी रास्ते से कहा गया वापस चला गया। तो ये क्या बोलेगा कि हाथ को हटा लो। ठीक है, तो ये जो रास्ता बना, ठीक है, ये रास्ता जो बना वही क्या कहलाया, प्रतिवर्ती चाप। समझ में आया, प्रतिवर्ती चाप। अब ऐसे प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में क्या संबंध है, अंतर है। किसी उद्दीपन के प्रति अचानक या जो तेज क्रिया होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया के संकेत जिस पथ पर जाते हैं वो क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा हाथ फटाक से हट गया तो प्रतिवर्ती क्रिया हो गया, लेकिन जिस रास्ता से जो संकेत गया है, इन्फॉर्मेशन जो उष्मा का जो इन्फॉर्मेशन था वो गया मस्तिष्क तक, फिर वापस आया जिस रास्ता से, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, प्रतिवर्ती चाप। बात समझ में आया। तो आज इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब अवश्य जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अच्छा था या खराब था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।